हमारी जो क्लास थी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा फ्रॉड तक, ऐसे ही है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए बच्चों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि फ्रॉड के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो अगले बंदे को धोखा देने की हो, इंटेंशन टू डिसीव। अब उस धोखा देने के लिए आप कोई झूठ बोलें, किसी सच को छुपाएं या कोई ऐसी बात करें कि जिसको आप पूरा ना कर सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस धोखा देने की मामलत में शामिल हो, हम उसको कहते हैं ये आपके पास फ्रॉड है। अगर आपकी नीयत धोखा देने की नहीं है लेकिन आप वो सारा कुछ काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई गलत बयानी कर दी, आपने कोई ऐसी बात कर दी जो कि गलत है और आपको भी नहीं पता कि वो बात गलत है। ठीक है, धोखे देने के लिए क्या जरूरी था कि जानबूझ के आप कोई ऐसी बात करें जो कि गलत हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी सजेशन जो कि उसको फैक्ट बनाकर पेश करना हकीकत में वो ठीक नहीं थी। अगर आप यही चीज जानबूझ के ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप मतलब आपको भी ना आइडिया हो कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो गलत बात है, तो लोग कहते हैं कि फिर वो आपके पास फ्रॉड नहीं होगा बल्कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो। वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास गलत बयानी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी जो नीयत है वो धोखा देने की नहीं है। अब इसमें गलत बयानी किस तरह की आप कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर मुझे मेरी बाइक का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि उसका स्पीडोमीटर काम नहीं करता, उसकी स्पीड का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं बाइक दौड़ाता हूँ तो बहुत स्पीड से मेरी बाइक दौड़ती है। और मैं आपको कहूँ जनाब, मेरी बाइक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या ये वाकई 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है या मेरा स्पीडोमीटर खराब है और मैं उस पर रिलाई करके कह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जानबूझ के मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी चीज पे रिलाय करता हूं जिस पे मुझे यकीन है कि भाई ये ठीक होगी, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेता हूं कि जिसका तकरीबन हर इंसान को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसी चीज में डिफेक्ट निकल आता है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा एक शोरूम है और बिल्कुल एक गाड़ी जनाब बनी, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार मैंने मंगवाई। अब ब्रांड न्यू कार में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इंसान कहता ना कि जी सेकंड हैंड कार लेने से बेहतर है कि आप ब्रांड न्यू ले लें, सेकंड हैंड के ऊपर खर्चा भी होगा और बार बार खर्चा होता रहेगा। ब्रांड न्यू लेने कम से कम 4-5 साल तो आराम से निकालेगी, किसी किस्म का बड़ा काम नहीं निकालेगी। अब ब्रांड न्यू कार में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जो 0 मीटर कार है, जिसको मतलब अभी वो आई नेचर ही नहीं है कोई भी, लेकिन अगर बाद में पता चले कि जनाब इसके इंजन में एक टेक्निकल फॉल्ट है, तो अब उसमें मेरी गलती तो नहीं है, मैंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया आपसे, सिर्फ मैंने उस चीज के हिसाब से, उस एग्रीमेंट के ऊपर रिलाय करके मैंने आपसे एग्रीमेंट कर लिया सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से कि अच्छा भाई ये सब्जेक्ट मैटर मेरा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला हो नहीं सकता, लेकिन वो मसला उसमें आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि इतना हम इसको भी हम लोग फ्रॉड नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें अगले बंदे की भी गलती नहीं है, उसने भी चला कर दी। ठीक है जी, तो देखिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन मींस एंड इंक्लूड्स अ पॉजिटिव असर्शन। पॉजिटिव असर्शन का मतलब होता है दावा करना किसी चीज का, हाँ भाई ले जाओ, इजी हो, बहुत स्पीड से मेरी बाइक भागती है, 300 किलोमीटर पर आवर तो कहीं नहीं गया। ठीक है, तो एक दावा करना, याद रखिएगा। ओपिनियन देना ना फ्रॉड में आता है ना ही मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। ओपिनियन क्या चीज है? एक चीज है असर्शन, दावा,
एक है ओपिनियन। असर्शन है कि मेरी बाइक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि मेरी बाइक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती होगी। ठीक है जी। अब ये लगना यानी कि ओपिनियन कभी भी मिसरिप्रेजेंटेशन के जुमरे में नहीं आता। ना ही ये मिस स्टेटमेंट होती है, ना ही ये फ्रॉड होता है, ना ही मिस्टेक होती है। ये हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है। वो ओपिनियन ठीक भी हो सकता है, ओपिनियन गलत भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर not warranted by the information of the person making it। और इस तरह से कि जिसकी वारंटी कोई नहीं है। मतलब आप अगर आप मेरे से कहेंगे सर आप कैसे कंफर्म है कि 300 किलोमीटर की स्पीड से भागते हैं, स्पीडोमीटर पे सुई चल रही होती है। मैं कहता हूँ इसका स्पीडोमीटर नहीं है, लेकिन जितनी स्पीड से भागती है ना भाई साहब, ये शर्ती है बात है 300 किलोमीटर से कम है ही नहीं। तो इसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं है, वारंटी के मैनर्स में नहीं है। ठीक है, कि आप अगर ना भागती हो तो वापस आ जाना, मैं तुम्हें वापस, ये वो चक्कर नहीं है, वारंटी वगैरह इसकी नहीं है। ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, मतलब ऐसी बात करना ऐसा दावा जो कि गलत हो, विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। लेकिन जो दावा कर रहा है उसको लगता है कि वो ठीक कर रहा है। फ्रॉड में क्या था कि उसको पता था, मतलब हु बिलीव्स, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कहते हैं जनाब, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एंड एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। जी कहता है जी, गलती से कोई इंसान ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दे और उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को या उसी बंदे को फायदा मिल जाए, तो ये भी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ये भी हम कहेंगे मिस्टेकनली हुआ है, मतलब ये जानबूझ के उसने नहीं की। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी अपनी सेल करनी थी शुएबुल्ला को। शुएबुल्ला ने गाड़ी वगैरह चेक की, सारा कुछ देखा, तो कहा सर ठीक है, मैं 1 हफ्ते का टाइम मुझे दें, 1 हफ्ते के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप गाड़ी दे जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी की कीमत डिसाइड हो गई तकरीबन कोई 20 लाख रुपए। अब मैं 1 हफ्ते में गाड़ी यूज करता रहा, मेरे से गाड़ी हल्की सी लग गई, तो उसका जो साइड मिरर है वो थोड़ा सा जरा उस पर स्क्रैच आ गया। अब मैंने कहा कि हाँ यार शुएब को मैं बता दूंगा, हल्का सा स्क्रैच आ गया, चलो थोड़े बहुत पैसे कम शुएब देंगे मुझे, 18 लाख रुपए मुझे देते, 18-19 लाख रुपए। वो जब हफ्ते का टाइम गुजर गया, शुएब आया मेरे पास, उसने कहा सर ये पैसे, मैंने पैसे पकड़ लिए, शुएब गाड़ी दे दी। अब थोड़े दिनों बाद शुएब वापस आ गया कि सर गाड़ी लास्ट में देखी थी, इस पर कोई स्क्रैच नहीं था, अभी स्क्रैच है, ये क्या चक्कर है? मैं कहा हाँ यार वो सॉरी मैं भूल गया था, मुझे बताना मेरे माइंड में नहीं रहा, तो हाँ इस पे उस हफ्ते में स्क्रैच आया। मैंने यहाँ पे जानबूझ के स्क्रैच को छुपाने की कोशिश नहीं की। हालांकि लॉ कहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी कि चीज हैंड ओवर करने से पहले एक दफा फिर मैं सारी की सारी चीज दिखाता। तो मैंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की और इसका फायदा किसको हुआ? मुझे ही हुआ। तो लोग कहते कोई बात नहीं, ये फ्रॉड नहीं है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, वो क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो अब क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो अब वो क्लेम नहीं कर सकते। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास अच्छा क्लेम, आप पैसों के क्लेम की बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है? पैसे थोड़े कम हो रहे हैं। हाँ, इसमें फिर बिल्कुल इसमें क्योंकि फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगी तो फिर उसमें केस जो है वो वॉइडेबल, अगर वो कोर्ट में जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर वो इंसिस्ट भी कर सकता है इस चीज़ पे। अच्छा जी, फिर कहता है जी कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली। अब यहाँ पे देखिए इनोसेंटली का वर्ड उसने यूज किया। अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग which is the subject of the agreement। मतलब कि सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से इनोसेंटली उसको मिस्टेकनली
वो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिसके बारे में उसको भी आइडिया ना हो, तो सब्जेक्ट मैटर खराब है, जिसके मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि गाड़ी का जो है वो उसमें इंजन की कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो इसके बारे में उस बेचारे की भी गलती नहीं है, तो हम कहते हैं कि आपके पास फ्रॉड नहीं बल्कि मिस रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ही वो उस फॉल्ट को डायग्नोज करेगा, टैकल करेगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कंसीडर कर लिया जाएगा। अच्छा, अब जनाब हमने कहा कि जी अगर ये साबित हो जाता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, देन व्हाट्स द नेक्स्ट? तो हम कहते हैं जनाब इसका इफेक्ट। अगर साबित हो जाए कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। और वॉइडेबल होने के बाद कौन सी ऑप्शन होगी? या तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर ले, अवॉइड कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करेगा तो बिल्कुल वैलिड, अवॉइड करेगा तो बिल्कुल वॉइड। लेकिन इसमें फिर आपको लॉ एक चीज कहता है जनाब, आप इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। वॉइडेबिलिटी के अलावा आप इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं कि भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है लेकिन इसके प्राइस को कम करें। ओके। और जैसे हमने फ्रॉड में पढ़ा था कि दो सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें आपका फ्रॉड साबित होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता बल्कि वैलिड रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है, आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट नहीं कर सकते। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही है, दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ही करना होगा लेकिन विद सम सर्टेन चेंजेस। तो एक्सेप्शंस टू वॉइडेबिलिटी, दो ही एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 कि जिस बेस पे, जिस रीजन की बेस पे, जिस वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मिस रिप्रेजेंटेशन उस वजह पे नहीं हुई। ठीक है जी, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि आपने जब चीज परचेज की, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवाया, तो आप ऑर्डिनरी डिलिजेंस के जरिए क्या करवा सकते थे, आप उस मिस रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते थे और आपने नहीं किया। जैसे मिसाल मैंने दी थी कि मैंने अपनी गाड़ी बेची शुएबुल्ला को, स्क्रैच आ गया, तब स्क्रैच तो सामने है गाड़ी की, वो तो आम बंदा, बिल्कुल आम बंदा भी देख सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकलिटी नहीं देखनी होती आपने। ठीक है, तो शुएबुल्ला ने अगर वो स्क्रैच नहीं देखा तो ऐसा नहीं है कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, वो हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम शुएबुल्ला इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार नहीं दिलवा सकता। हाँ, ये है कि वो थोड़ा सा जरा इंसिस्ट कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। देखिए जी, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन एंड द पार्टी whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. A misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही है बेटा कि उसमें फ्रॉड में क्या था, इंटेंशन टू डिसीव था, इसमें क्या है, इंटेंशन टू डिसीव नहीं। तो दोनों का फर्क उसने आगे बताया हुआ है कि फ्रॉड में इंटेंशन क्या थी, फ्रॉड में इंटेंशन थी जनाब, implies an intention to deceive, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में innocent without intent to deceive। फ्रॉड की रेमेडी क्या है, कोर्ट कैसे कंपनसेट करता है? तो फ्रॉड की रेमेडी जनाब, लॉ कहता है कि जी फ्रॉड एक सिविल रॉन्ग है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये क्राइम है। क्राइम नहीं कह सकते, सिविल रॉन्ग आप इसको कह सकते, क्योंकि क्राइम वो होता है कि जिसमें आप किसी को फिजिकली प्रेजुडाइज करते हो, अगर और उससे पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो इफेक्ट होती है, जबकि सिविल रॉन्ग का मतलब होता है कि जिससे सिर्फ एक बंदा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जनाब ये सिविल रॉन्ग है और इसमें जनाब कोई डैमेजेस वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं पार्टी, एग्री पार्टी। ठीक है, और जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, डैमेजेस देने हैं या नहीं देने ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि ये है तो ये भी गलत, लेकिन इसमें दूसरी पार्टी का कोई इतना
वाइटल रोल नहीं होता। ओके Yes. इसके बाद देखिए बेटा आगे मैं मिस्टेक की बेटा बात करूंगा। मिस्टेक बेटा क्या चीज है? मिस्टेक कहते हैं कि जनाब गलती हर इंसान से गलती हो जाती होती है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फ्रॉड में क्या है जी? इंटेंशन टू डिसीव। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है जी? नॉट इंटेंशन टू डिसीव। और मिस्टेक में क्या है? मिस्टेक में यह है कि आप जो बात कर रहे हैं एट दैट टाइम वो बात बिल्कुल ठीक है, आप अपने सही नॉलेज से बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि मिसरिप्रेजेंटेशन में गलत बात को आप ठीक कर रहे होते हैं और आपको भी नहीं पता कि वो गलत है क्योंकि आपके पास कोई गारंटी नहीं होती उसकी। लेकिन मिस्टेक में आप ठीक बात कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वही चीज जो ठीक होती है गलत हो जाती है। मिसाल के तौर पर छोटी सी एग्जांपल देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक घोड़ा है और जुबैर और मैं आपस में एग्री कर लेते कि मैं उस घोड़े को बेच दूंगा जुबैर को 10,000। अब मैंने अपने फार्म हाउस पे उस घोड़े को रखा हुआ है, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जुबैर से कि जुबैर भाई ये इतने का मेरे घोड़ा बेचना। जुबैर कहता सर ठीक। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो पता चला कि जनाब घोड़ा पीछे से मर गया। अब जब घोड़ा पीछे से मर गया तो क्या इसमें मेरी गलती है? जानबूझ के मैंने उसको मारा या मरे हुए घोड़े का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मैंने जब घोड़े को देखा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में उसने कोई ऐसी चीज खा ली, जहरीली चीज, कि उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे लोग कहता है कि दिस इज नॉट फ्रॉड, दिस इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ मिस्टेक। ठीक है जी। और मिस्टेक जो है वो एक तरफा भी हो सकती है यूनिलैटरल और दो तरफा भी हो सकती है बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब किसी एक बंदे से गलती हो जाना, जैसे मैंने एग्जांपल दिए घोड़े की। बायलैटरल का मतलब होता है जिसमें दोनों बंदों से गलती हो जाना। दोनों बंदों से गलती किस तरह से हो सकती है? मिसाल के तौर पर मेरे पास दो घर हैं, एक मेरे पास घर है लाहौर में और एक मेरे पास घर है इस्लामाबाद में। मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ और वकार कहता है कि सर मैं आपका घर परचेज करना चाहता हूँ, क्योंकि वकार ने सिर्फ इस्लामाबाद वाला घर देखा है और मैं अपना लाहौर वाला घर बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा वकार भाई ठीक है, 2 करोड़ में सौदा डन करते हैं। इसने कहा सर ठीक है। अब जब सारा कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन गया, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए जब हमने देखा, वकार ने कहा सर शायद एड्रेस आपने गलत लिखा है, यहाँ तो लाहौर वाला एड्रेस आ रहा है। तो मैंने कहा भाई तो मैंने भी लाहौर वाला घर बेचना, तो सर आपने तो नहीं कहा कहीं भी लिखा था लाहौर वाला घर। मैंने कहा आपने भी नहीं बताया कि आप जो है वो इस्लामाबाद वाला घर परचेज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंड में मिस्टेक है। This is called bilateral mistake. Okay? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे लॉ कहता है कि भाई बायलैटरल मिस्टेक जो है उसमें दोनों पार्टीज की गलती है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह देंगे। बायलैटरल मिस्टेक की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड, क्योंकि दोनों की गलती है। तो कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया जी, चलो ठीक है, दोनों से गलती होगी, ओके हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगर आपके पास हो यूनिलैटरल मिस्टेक, तो यूनिलैटरल मिस्टेक में जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा।
वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मिस्टेक हुई थी। इसकी मैं मजीद आपको एग्जांपल दे देता हूँ, और ये एक सच्चा सही केस है इंग्लैंड का, काफी पुरानी बात है ये। इंग्लैंड के अंदर ना एक एग्जीबिशन हुआ, पेंटिंग एग्जीबिशन। तो एक बंदे को जनाब पेंटिंग अच्छी लगी, उसके ऊपर कीमत लिखी हुई थी तकरीबन $1000। और उस बंदे को एग्जीबिशन में, आपको पता है कि कीमत जितनी भी अदा करते कम से कम कीमत लिखी होती है, ज्यादा से ज्यादा कीमत वो नहीं बताते। तो जो परचेजर था वो समझा कि ये $10,000 की है, लेकिन उसके ऊपर कीमत कितनी लिखी हुई थी? $1000। अब जनाब उस बंदा को पता गया और उसने 10,000 पे किए और पेंटिंग ले ली। जब घर गया तो जाकर उसने देखा कि सर ये तो 1000 लिखा हुआ है और मैं इसको 10,000 दे आऊँ। अब उसने केस फाइल कर दिया और कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें क्योंकि ये मिस्टेक हुई है। तो फिर उस टाइम पे लॉ ने कहा कि भाई साहब मसला ये है कि आपकी मिस्टेक थी, पेंटिंग आपने परचेज की, 10,000 रुपये आपने दिए, इसमें सिर्फ आपकी मिस्टेक थी। दिस इज यूनिलैटरल मिस्टेक, दूसरे बंदे की कोई गलती नहीं थी। उसने 1000 लिखा हुआ है, आपने खुद उसको 10,000 रुपये दिए, $10,000 पाउंड सॉरी। तो इस वजह से अब ये यूनिलैटरल मिस्टेक है और यूनिलैटरल मिस्टेक की बेस पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, घर को जाइए आराम से अय्याशी कीजिए। ये सच्चा वाक़या है। एक बुक है एमसी कुचल के नाम से, उस बुक के अंदर ये इसका रेफरेंस भी मौजूद है और ये काफ़ी पुरानी बात है। ओके, तो यूनिलैटरल मिस्टेक की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मिस्टेक एक ऐसा कंसेंट को अनफ्री करने वाली चीज़ है कि जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार नहीं देती। बाकी तमाम चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करार दे देती। ये या तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाता है बायलैटरल मिस्टेक की बेस पे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को ये वैलिड रहने देता है यूनिलैटरल मिस्टेक की बेस पे। ओके, अच्छा, अब इसके बाद एक और दो टर्म यूज की गई है, उसको हम लोग कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। फॉरेन लॉ या पाकिस्तानी लॉ। बेटा एक बात याद रखिएगा, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क के कानून को समझना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उस मुल्क के कवानीन को ये कह दें कि मुझे इस कानून का पता नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये लॉ टर्म यूज करता है कि अगर आपको किसी मुल्क के कानून का नहीं पता और आप उस मुल्क में रह रहे हैं, तो आप ये उसको किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, सॉरी सर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये रूल है। ऐसा हम ये भी पढ़ते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट। जी, तो ये भी इग्नोरेंस है। तो इसमें भी फॉर एग्जांपल टैक्स वाले आ जाए आपके पास और आके कहेंगे सर आप अपनी इनकम कमा रहे हैं, ज़रा टैक्स हमें पे करें। आप कहेंगे सर मुझे तो पता नहीं था कि मेरी इस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो वो कहेंगे सर आपको नहीं पता था ना, हम बता रहे हैं, ये लॉ लिखा हुआ है, टैक्स पे करें। समझे बात को? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको किसी कानून का नहीं पता, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। तो लोग कहते हैं जी अगर तो कोई मिस्टेक है पाकिस्तान के किसी कानून की बेस पे, मतलब आपको पाकिस्तान के कानून का नहीं पता था और आपने कह दिया जी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट को बाद में पता चला कि हाँ ये तो पाकिस्तान में तो कानून ही ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद के अंदर असले की सप्लाई बंद कर दी गई कुछ टाइम पहले, और लाहौर में एक, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में रहता हूँ और वकार इस्लामाबाद में रहता है,
अब मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में असले की सप्लाई बंद है, बैन है। वकार मुझे कहता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप मुझे गन सप्लाई करें, मैं आपको जो है वो पैसे दे दूंगा। अब गन सप्लाई करना इज नॉट अ इलीगल, क्योंकि उसको मूवीज़ के अंदर प्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि जो भी असले का काम करता है वो इलीगल काम करता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, असले का काम करना, आपके जो जिन लोगों ने वेपन्स रखे होते हैं, जिन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाइसेंस्ड वेपन रखे होते हैं, वो लीगल काम होता है। और हर बंदे के पास राइट है कि वो अपने पास वेपन कैरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसके पास लाइसेंस और परमिट होना जरूरी। जैसे हर बंदा अपने पास गाड़ी रख सकता है, बाइक रख सकता है, इसी तरह हर बंदा अपने पास वेपन रख सकता है, लेकिन विद लाइसेंस। तो उसने कहा कि सर आप मुझे लाइसेंस सप्लाई कर दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूँगा, वेपन मुझे सप्लाई कर दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूँगा। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5 तारीख का जनाब कॉन्ट्रैक्ट हो, 5 तारीख को सप्लाई लेने के लिए क्या पता चला कि जनाब इस्लामाबाद में तो असला बैन है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद में असला बैन है, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसलिए चलो मिस्टेक हो गई, दफा करो। ऐसा नहीं। अब या तो मुझे असला सप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं असला सप्लाई नहीं कर सकता तो मुझे फिर इसके डैमेजेस देने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझे बात में? तो अगर मुझे अपने लोकल लॉज का, पाकिस्तानी लॉज का अगर मुझे आइडिया नहीं है, रूल का मुझे आइडिया नहीं है, तो वो मेरी मिस्टेक है, वो यूनिलैटरल मिस्टेक होगी। ठीक है। और अगर आपके पास कोई फॉरेन लॉ है, फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका जिंदगी में कभी नहीं गया, मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर नहीं गया, और मैं कह दूं कि जनाब अमेरिका के अंदर मेरा ख्याल है कि कानून ऐसा है, मेरा ख्याल नहीं बल्कि अमेरिका में कानून ऐसा है कि वहाँ पे आप जो है वो मेडिसिन फार्मेसी से नहीं परचेज करते, आपको मेडिसिन परचेज करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर ही जाना पड़ता है, बाहर आप फार्मेसी जो है वो नहीं बना सकते। लेट्स सपोज इसी को एग्जांपलीफाई कर लेते हैं कि अमेरिका के अंदर लेट्स सपोज एक रूल है, किसी एक मुल्क में ऐसा असूल है कि ना कोई भी फार्मेसी जो है वो अलग से, जैसे पाकिस्तान में अलग से फार्मेसीज बनी होती हैं, ऐसे ही बनी होगी, बल्कि हर हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी होगी। और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ किसी बंदे के साथ कि हाँ भाई ठीक है, तो मुझे पैसे देना और मैं फार्मेसी बना लूँगा बाहर। अब लॉ यहाँ पे कहता है कि भाई बाहर के कानून, क्योंकि फॉरेन कंट्री का लॉ है और आपको उसके बारे में नहीं पता और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो लोग कहता है कि जनाब ये बाहर यानी कि फॉरेन लॉ की मिस्टेक है। फॉरेन लॉ की मिस्टेक मतलब ये बायलैटरल मिस्टेक होगी कि आपको उस मुल्क का अगर कानून का नहीं पता तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप उस मुल्क में रहते ही नहीं है, तो कानून का ना पता होना भी यहाँ पे एक्सक्यूज है, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा बायलैटरल होगा, जिसका मतलब क्या है, मिस्टेक बायलैटरल है जो कि वॉइड होगा। ओके, पढ़ते हैं इसको दफा। देखिए जी, बायलैटरल मिस्टेक की बात करते हैं। मिस्टेक हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द context of contract law. It can be defined as an erroneous belief at contracting that certain facts are true. ठीक है, erroneous belief कहता है जी बायलैटरल मिस्टेक टू मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कहता है जी वेयर बोथ the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void. जो बायलैटरल मिस्टेक होती है जिसमें दोनों पार्टीज गलती भी होती है और उसको वो कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट। इसके एग्जांपल देख लीजिए जनाब, आतिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बाबर अ सर्टेन हॉर्स, लो जनाब घोड़ा आ गया थे, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम घोड़ा मर गया था और दोनों को नहीं पता था कि घोड़ा मर चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बार्गेन दो नीदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू द एक्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। दोनों मिस्टेक पे थे, दोनों को लगता था कि शायद घोड़ा जिंदा है, लेकिन वो घोड़ा एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग मर चुका था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मर चुका था। अच्छा जी, यूनिलैटरल मिस्टेक देख लीजिए, इसमें लिखा है जनाब एक चीज
an erroneous opinion as to value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to the matter of fact. मिसाल के तौर पर Taj bought a plot of land from Raj for a large sum as they both were the opinion that the property price will surge in few days. अब यहाँ पे opinion है, ठीक है. अब दोनों का opinion, हम इसको bilateral mistake नहीं कहेंगे. ये opinion है, opinion ठीक हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है. Unexpectedly, the property prices fell significantly in that particular area. Taj cannot rescind the contract as the erroneous opinion as to value is not deemed a mistake as to the matter of fact. ठीक है जी. इसके बाद जनाब यूनिलैटरल मिस्टेक आपके पास क्या है? A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact. Unilateral matter of fact जनाब देखिए, Azam buys a painting believing that, नहीं जनाब, ये इसमें भी वही एग्जांपल दी हुई है कि आजम ने क्या किया जनाब, एक पेंटिंग परचेज कर ली believing that it to be worth rupees 1 lakh while in fact it is worth only rupees 10,000. आजम को लगा कि जनाब ये पेंटिंग जो लाख रुपए की है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 10,000 रुपए की. अब यहाँ पे आजम की गलती है, तो ये आपके पास क्या होगा? यूनिलैटरल मिस्टेक एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल या वॉइड करार नहीं दिया जाएगा. अच्छा जी, अब मिस्टेक एज टू लॉ. अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो वो फॉरेन लॉ है तो हम उसको क्या मान लेंगे? बायलैटरल. और अगर पाकिस्तानी लॉ है तो उसको क्या मानेंगे? यूनिलैटरल. देखिए जी, a contract is not voidable because it was caused by mistake as to any law in force in Pakistan, but a mistake as to a law not in force in Pakistan has the same effect as the mistake of fact. अगर वो फॉरेन लॉ है तो उसको हम लोग मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे, ठीक है, यानी कि बायलैटरल मिस्टेक. और अगर आपके पास वो पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक है तो उसको क्या मान लेंगे? यूनिलैटरल मिस्टेक उसको मान लेंगे, ठीक है जी. अच्छा, अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वैलिड तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो एज इट इज चलता रहेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड तो फिर क्या हो जाएगा? फिर रीपेमेंट हो जाएगी, रेस्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है. एनी प्रॉब्लम बेटा? किसी किस्म का मसलन साइन और ओके? ठीक है जी. चले इसको कल इंशाल्लाह हम एक्सप्रेस रेट के लिए बोल के कल इसको इंशाल्लाह पार्ट करेंगे. एनी क्वेश्चन?